Welcome to my class, student. We are doing English first flight, the poem A Tiger in the Zoo, and this is now we are doing critical analysis of the poem. Now, first the setting of the poem. This poem has two distinct settings. The first setting is that of the zoo, and it is the setting in which the tiger inhabits in reality. तो पहली setting एक zoo की है जहाँ पर tiger अभी reality में रह रहा है. The second setting is that of the forest and it is the setting that a tiger has been taken out of. जो दूसरी setting है वो forest की है जहाँ से tiger को लेके आया गया है and no longer has access to और जहाँ जाना भी उसके लिए possible नहीं है and also the setting that the poet would like the tiger to inhabit once again. और ये वही setting है जहाँ poet चाहता है कि tiger फिर से रहने जाए. तो हम यहाँ दो setting देखते हैं. These two settings are contrasted against each other. कहाँ वो केज में है जब जू में है और कहाँ जब जंगल में है तो फ्री है. तो एक दूसरे के साथ इसका विरोध है, विरोधाभास है. In doing so, the poet's motive is to show down how much better the tiger is suited to the second setting than the first. तो जब ये कंट्रास्ट कर रहे हैं तो जो पोएट है उनका जो उद्देश्य है, मोटिव क्या है, ये दिखाना कि जो टाइगर है वो सेकंड सेटिंग में कितना कंफर्टेबल है पहले सेटिंग के की तुलना में. पहला सेटिंग जू का है और दूसरा फॉरेस्ट का. द टाइगर बिलोंग्स टू द वाइल्ड. क्यों ऐसा है? क्योंकि वो जो टाइगर है वो जंगली जानवर है एंड दैट्स वेयर इट शुड रिमेन. इसलिए जंगल में उसे रहना चाहिए. फील्स द पोएट ये फील करते हैं. दिस पोएम कंट्रास्ट द टाइगर व्हेन इट इज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट एंड व्हेन इट इज इम्प्रिजन इन अ जू. और इसके साथ साथ ये जो पोएम है टाइगर के मूवमेंट्स को भी कंट्रास्ट कर रहा है. जब वो केज में रह रहा है तो उसके मूवमेंट, उसके साइकोलॉजिकली जो उसका जो दिमाग चल रहा है वो कैसा है, और जब वो जंगल में है तो कितना सतर्क है, कितना चपल है, कितना उसमें फुर्ती है, ये सब वो यहाँ पर मिस कर रहा है. तो उसके मूवमेंट्स में भी एक कॉन्ट्रास्ट हम देखते हैं. ऑन अ स्टेरी नाइट द पोएट सीज अ टाइगर इन अ जू. तो एक तारों भरी रात में पोएट जो है टाइगर को जू में देखता है. The tiger moves slowly up and down in his cage. वो up and down कर रहा है अपने केज में. He is full of rage but is quiet in his helplessness. उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा है लेकिन वो शांत है क्योंकि वह helpless है. The poet is moved to pity for the tiger. उस टाइगर को देख के जो कवि है उसके मन में दया आ जाती है. He says that the tiger should have been in the jungle. और वो कहता है जो टाइगर है उसको जंगल में होना चाहिए, केज में नहीं. He should have been moving quietly in the shadows near some water hole. इसको तो चुपके से लॉन्ग ग्रास में के बीच से इसको जाना चाहिए वाटर होल के पास. एंड वेटिंग फॉर अ प्लम डियर टू पास दैट वे. और चुपके से प्लम डियर के लिए वेट करना चाहिए जो वहां से गुजरेगी. बट सैडली ही इज लॉक्ड behind bars in a concrete cell. लेकिन दुख की बात है कि कॉन्क्रीट सेल के पीछे वो बंद है. He does not take any notice of the visitors. कितने विजिटर्स आ रहे हैं बट उन पर ध्यान नहीं दे रहा है. एंड इज लुकिंग एट द ब्रिलियंट स्टार्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज. और वो रात को उन स्टार्स को देख रहा है अपने आईज से. नाउ ही हैज टू बी कंटेंट विथ merely लुकिंग एट द स्टार्स. वो रात को शिकार के लिए नहीं निकल सकता है. जहाँ वो खुले में वो देखा करता था तारे, अब उसको सिर्फ तारे देख कर ही उसको सेटिस्फाई होना पड़ेगा. He is no longer free to move in a natural habitat. और वो फ्री नहीं है कि अपने नेचुरल हैबिटेट में फिर से जा सके एंड लुक एट द ब्रिलियंट स्टार्स फ्रॉम देयर. और इन स्टार्स को वहां से देख सके. बाय सेटिंग अप ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द रियल एंड द आइडियल द पोएट इंटेलिजेंटली मेक्स एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट. तो एक कॉन्ट्रास्ट को जब उन्होंने एक सेट किया एक जंगल और जू का, तो उन्होंने इंटेलिजेंटली पोएट ने एक पॉइंट भी हमारे सामने रखा अबाउट वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, कि कैसे इन जंगली जानवरों को कैसे बचाया जा सकता है. उनके बारे में भी उन्होंने एक अपना पक्ष रखा. वी शुड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट इंस्टेड ऑफ टेकिंग फॉरेस्ट लैंड्स अवे फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल यूजेस. तो हमें फॉरेस्ट बचाना है, हमें जंगल की जमीन को एग्रीकल्चर के लिए, इंडस्ट्री के लिए नहीं लेना है. We should give these land back to their original inhabitants. क्योंकि जो जंगल है वो जानवरों के लिए है. हम उन जानवरों से उनका ये हक नहीं छीन सकते, उनका ये शेल्टर नहीं छीन सकते. The poem consists of 5 stanzas. और जो पोएम है इसमें 5 स्टैंजाज हैं.
ईच ऑफ दी स्टेंजाज अगेन मेड अप ऑफ 4 लाइन्स, और हर एक स्टेंजा में 4 लाइन है। आपने देखा 4 लाइन है, तो हेंस द एंटायर पोएम कंसिस्ट ऑफ 20 लाइन्स इन टोटल। तो चारों लाइन है, तो 4 into 5 20 लाइन्स है टोटल पोएम में। राइम स्कीम क्या है, और जो राइम स्कीम है टाइगर इन द जू का, उसका राइमिंग स्कीम है ABCB, ABCB, ये इसकी राइमिंग स्कीम है। एंड रिटोरिकल डिवाइसेस क्या यूज किए हैं पोएट ने, पहला पर्सोनिफिकेशन। क्या है पर्सोनिफिकेशन? दिस रिटोरिकल डिवाइस इज यूज्ड टू बेस्टो ह्यूमन क्वालिटीज ऑन इनएनिमेट थिंग्स और एनिमल। जब हम निर्जीव वस्तु के ऊपर और जब हम जानवरों के ऊपर ह्यूमन क्वालिटीज को एट्रीब्यूट करते हैं तो उसको पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो टाइगर है उसको पोएट ने ही करके रेफर किया है, इट करके रेफर नहीं किया। तो यहाँ एक पर्सोनिफिकेशन है। ही रेफर्स टू द टाइगर नॉट एज इट बट एज ही। देन मेटाफर, मेटाफर क्या है कि जब हम दो चीजों में हम कंपेयर करते हैं और हम उस पर्टिकुलर क्वालिटी को उसका अपना बना देते हैं, एक चीज की क्वालिटी को दूसरे का अपना बना देते हैं, उसको हम मेटाफर कहते हैं। जैसे दिस rhetorical device is used when a comparison is made between two different things or ideas। दो आइडियाज, दो डिफरेंट थिंग्स हैं, उनको हमने कंपेयर किया है, लेकिन उसके जैसा नहीं किया, वो है, इस तरह से हमने उसको यूज किया है। In this poem, metaphor is in the third line of the first stanza। First stanza के third line में metaphor है pads of violet, pads of velvet। जहाँ pads of velvet है वहां पर क्या है, मेटाफर है, क्योंकि पैड्स लाइक वेलवेट नहीं लिखा है कवि ने। जहाँ लाइक आ जाता वहां सिमिली हो जाता, लेकिन उन्होंने क्या कहा, पैड्स ऑफ वेलवेट। जैसे मखमल होता है, उसके जो पैड्स हैं वैसे हैं और वो आवाज नहीं कर रहे हैं और बहुत ही सॉफ्ट हैं। तो when he compare the pads of the tiger's feet with velvet, since both are soft and smooth in the touch, तो वो जो पैड है मखमल ही है और स्मूथ है और सॉफ्ट है। तो यहाँ पर हमने मखमल की सॉफ्टनेस को, स्मूथनेस को कंपेयर किया पैड्स के सॉफ्टनेस एंड स्मूथनेस से, और हमने पैड्स को, कवि ने पैड्स को वेलवेट कहा। तो यहाँ ये मेटाफर हुआ। ना मेट्रोनिमी क्या है? मेट्रोनिमी है, इट रिप्लेसेस द नेम ऑफ अ थिंग विद द नेम ऑफ समथिंग एल्स विथ विच इट इज क्लोजली एसोसिएटेड। ये क्या है, किसी एक नाम को दूसरे जो उससे क्लोजर रिलेटेड है उससे वो रिप्लेस करता है। इन द सेकेंड लाइन ऑफ द फोर्थ स्टैंजा द पोएट यूजेस द वर्ड स्ट्रेंथ। आपने देखा हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स। तो यहाँ पर जो स्ट्रेंथ है वो एक्चुअली उसकी बॉडी है। जो टाइगर है उसकी बॉडी बिहाइंड द बार्स है, बॉडी के अंदर स्ट्रेंथ है। तो यहाँ ये फिगर ऑफ स्पीच है मेट्रोनिमी। द बॉडी ऑफ द टाइगर विद द एंटायर स्ट्रेंथ ऑफ हिज मैजेस्टिक क्रिएचर रिसाइड्स, राइट। उस बॉडी के अंदर उस मैजेस्टिक क्रिएचर का सारा स्ट्रेंथ रहता है, और अगर उसकी बॉडी सलाखों के अंदर है मतलब उसका स्ट्रेंथ भी सलाखों के अंदर है, विच इज लॉक्ड अप विद इन अ केज इन द जू। तो इस तरह से कवि ने कहा कि स्ट्रेंथ इज बिहाइंड द बार्स, एक्चुअली इट इज द स्ट्रेंथ दैट इज इन द बॉडी ऑफ द टाइगर दैट इज ऑल्सो बिहाइंड द बार। नाउ सेंट्रल आइडिया क्या है टाइगर इन द जू का? द पोएट शोज दैट अ टाइगर इज बेटर सुटेड टू लिविंग इन द वाइल्ड रादर देन लिविंग इन अ जू। आपको मैंने पोएम बताया था तो उसमें मैंने कहा था इन द वाइल्ड इट कैन रोम फ्रीली एंड हंट एज एंड व्हेन इट रिक्वायर्स फूड। जब वो जंगल में रहेगा तो अपनी जरूरत के हिसाब से वो हंट करेगा और अपनी भूख मिटाएगा। इट कैन अप्रोच ह्यूमन हैबिटेशन, और वो जाके जो हमारे जो ह्यूमन हैबिटेशन है जहाँ पर रहीवासी रहते हैं एट द एज ऑफ द जंगल, वहां पर भी वो जाता है, इंटिमिडेट इट्स इनहेबिटेंट्स, और वहां के लोगों को डरा सकता है। बट विल नॉट हार्म देम अनलेस इट इज प्रोवोक। लेकिन वो कभी भी किसी भी इंसान को वो हार्म नहीं पहुंचाएगा जब तक उसको प्रोवोक नहीं किया जाए, उकसाया जब तक नहीं जाए। कोई भी जानवर कभी भी हार्म नहीं पहुंचाता है। When the poet describes the setting of the zoo, his tone is one of regret।
जब वो जू के बारे में बात कर रहे थे, टाइगर इन द जू, तो उनका जो टोन था वो बहुत रिग्रेटफुल था, बहुत ही सैड था, बिकॉज ही बिलीव दैट दिस इज नॉट द काइंड ऑफ लाइफ दैट अ टाइगर शुड बी लिविंग। क्योंकि उनको ये विश्वास था कि एक टाइगर को, जो जंगली जानवर है, उसको इस तरह से जू के अंदर नहीं रखना चाहिए, ये बहुत ही सैड है। हावर दे इज ऑल्सो टोन अ सप्रेस्ड एंगर, और सप्रेस्ड एंगर भी है अपने जो टाइगर का जो सप्रेस्ड एंगर है वो कभी फील करता है, और वो कहता है कि वो क्वाइटली वो चल रहा है, उसके अंदर का जो रेज है वो भी क्वाइट हो गया है। At the same kind that a tiger feels at being caged. On the other hand, when the poet describes the setting of the forest, the tone is one of admiration and awe. और जब वो फॉरेस्ट में जब टाइगर को इमेजिन करता है तो उसका जो टोन हो जाता है वो बहुत एडमायरेशन का हो जाता है, बहुत प्रशंसा करते हैं, प्राइडफुल, वो विथ प्राइड वो एक्सप्लेन कर रहे हैं टाइगर के मूवमेंट को, सीइंग द टाइगर इन दिस नेचुरल हैबिटेट। इन द लास्ट स्टैंजा द टोन ऑफ रिग्रेट रिटर्न्स, लास्ट स्टैंजा में फिर से टोन ऑफ रिग्रेट आ जाता है। As the poet describes how lack of effort and running ground in the day prevents the tiger from sleeping at night. कवि कहते हैं कि कैसे एफर्ट नहीं लगाना पड़ रहा है, लैक ऑफ एफर्ट है, और वो उसके लाइफ में कोई एक्टिव मूवमेंट ही नहीं है, और इसीलिए वो सो भी नहीं पा रहे हैं, और वो सारी रात वो जानवर जो है वो जग रहा है। तो वो कुछ उसको बैठे बिठाए खाना मिल जा रहा है, एक्सरसाइज के नाम पर सिर्फ चहलकदमी कर रहा है। तो इस तरह से जो है उसके अंदर का जो खूंखारपन है, उसके अंदर का जो मूवमेंट है वो एक तरह से क्वाइट हो चुका है, दब चुका है, और इसीलिए वो रातों को सोता भी नहीं है। कंक्लूजन में क्या हम लिखेंगे? द पोएट क्रिएट्स अ पॉजिटिव इमेज ऑफ द टाइगर इन दिस पोएम। हम यहाँ पे पॉजिटिव इमेज देखते हैं, हमें भी दुख हो रहा है टाइगर की इस हालत पर। Instead of showing it to a man-eater, cruel creature, the poet shows that in fact it hardly ever bothers with human being. तो हम टाइगर को बोलते हैं मैन ईटर है, वो बहुत ही खूंखार है, क्रूएल है, वो इंसानों की गंध सूंघ के वो उसको चीर फाड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है देखा जा रहा है कि वो विजिटर्स आते हैं तो उसको बॉदर ही नहीं करता, यानी जब तक कि उसको सताया न जाए वो उसको इंसानों से कुछ लेना देना नहीं है। That it hunts only when it needs to eat. वो तभी शिकार करता है जब उसको खाने की जरूरत होती है। By showing this relatively benign aspects of the tiger's life and showing how graceful its movement can be, the poet is giving us an important message. तो जो टाइगर का जो बिनाइन एस्पेक्ट है उसके नेचर का, जो ये उसके नेचर में जो मुलायमियत है, ये जो नेचर की जो विशेषता है कि वो उसको जब उकसाया जाएगा तभी वो आक्रमण करेगा या खूंखार होगा, उसको उन्होंने शो किया है। और इसके मूवमेंट के ग्रेसफुल को उन्होंने शो किया है, कैसे स्लो एंड स्टेडली ये चलता है, एकदम मैजेस्टिक क्रिएचर की तरह। तो हमें वो एक इम्पॉर्टेंट कवि मैसेज देते हैं। ही इज टेलिंग अस दैट इट इज अनजस्ट टू शिफ्ट एनिमल्स फ्रॉम द नेचुरल हैबिटेट, कि जानवरों को जंगल से मत लेकर आओ क्योंकि ये इनजस्टिस है उनको लेकर, एंड दैट वी मस्ट ट्राई टू कंजर्व दैट हैबिटेट फॉर देम एट ऑल कॉस्ट। और हम सबको प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हम जानवरों का जो घर है, जंगल है, उसे बचा के रखें, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इस तरह से कवि एक मैसेज दे रहे हैं हमें। सो What have we learned? We have learned the critical analysis of the poem. ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन करोगे आपको लिखना पड़ेगा राइमिंग स्कीम और क्या क्या रिटोरिक डिवाइसेस हैं वो सब मैंने यहाँ बताया है, सेंट्रल आइडिया बताया है, टोन बताया है। आप इसको गो थ्रू कीजिए और इसको लर्न कर लीजिए, लिख लीजिए, एंड एक्सपर्ट हो जाइए इसके क्वेश्चंस के आंसर देने में। In the next class I shall do the question answer of this chapter. Till then, have a good revision. Thank you.